जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आपके सामने हाजिर हूँ एक नई सीरीज लेके। तो इस सीरीज में दोस्तों हम बात करेंगे सी सर्टिफिकेट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2021 पार्ट नंबर 1। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इससे पहले हमने दोस्तों बी सर्टिफिकेट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2021 का यानी बी सर्टिफिकेट का दोस्तों हमने अपलोड कर रखा है पूरी सीरीज़ वाइज। तो जाके आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। और आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा बी हो या दोस्तों सी सर्टिफिकेट हो, दोनों ही दोस्तों ए और यानी बी और सी कैडेटों के लिए होते हैं। यानी बी सर्टिफिकेट दोस्तों सी वाले ही पढ़ सकते हो, सी वाले दोस्तों बी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वो एनसीसी बुक में सेम ही है और दोनों ही बी और सी वाले दोनों सेम पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों कभी बार ऐसा भी होता है कि जो बी वाले हो सी में पूछ लिए जाते हैं, तो सी वाले बी में पूछ लिए जाते हैं। तो आप बी वाला भी पढ़िए और सी वाला भी पढ़िए। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। तो प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो इस सीरीज़ में दोस्तों हम बात करेंगे जो सी सर्टिफिकेट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2020-21 का। तो कैसा दोस्तों जो पैटर्न रहता है वो आपको मैं सारी तमाम चीज़ बताऊँगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और आपको बता दूं, जो हमारा कोई भी एनसीसी का जो पेपर है बी और सी दोस्तों वो 4 पार्टों में डिवाइड होता है। ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग और मिसकैलेसनेस और दूसरा हमारा होता है स्पेशल सब्जेक्ट। ठीक है ना, तमाम से हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। ठीक है, जैसे हमने दोस्तों बी सर्टिफिकेट आपको करवाया है तो ज़रूर देखना, चाहे सी वाले हो चाहे बी वाले हो। ठीक है, तो हमारे पता चल जाता है कि हमारा पैटर्न कैसा रहता है। तो 2021 का दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, मेरे सामने ये रहा और आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ड्रिल के बारे में, जिससे आप बहुत ही अवेयर हों। यू मच वेरी अवेयर अबाउट दिस। ठीक है ना, तो इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आराम से चर्चा करेंगे और सारा मतलब बताएंगे आपको। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, क्वेश्चन है वो है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो इसमें दो बोला है कि वर्ड ऑफ कमांड आर ऑफ डैश टाइप, यानी तो जो वर्ड ऑफ कमांड कितना पूछा जाता है। अगर आपसे पूछूँ कि व्हाट इज़ द हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कमांड, तो व्हाट विल बी योर आंसर फ्रॉम योर साइड। तो आंसर इज दोस्तों 2 टाइप्स। तो आप सही हो दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, 2 टाइप्स होता है दोस्तों। 2 टाइप्स होते कौन कौन से हैं? पहला तो दोस्तों हमारा होता है कोजनरी। क्या होता है दोस्तों हमारा? कोजनरी। और दूसरा हमारा होता है एग्जीक्यूटिव। क्या दोस्तों? एग्जीक्यूटिव। कोजनरी का मतलब दोस्तों होता है हमारा चेतावनी। इनसे लिंक करके पढ़िए दोस्तों, हमेशा लिंक पढ़ोगे ना तो आप कोई भूलोगे भी नहीं। चेतावनी। और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, यानी दोस्तों कार्यवाही। क्या दोस्तों? कार्यवाही। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल दे दूँ, पीछे लौटेगा, पीछे मुड़। तो जैसे मैंने बोला पीछे लौटेगा, पीछे मुड़, तो दोस्तों जो पीछे लौटेगा वो तो हमारी कोजनरी कमांड हो गई यानी चेतावनी। और पीछे मुड़ेगा ये हमारी कौन सी होगी दोस्तों? एग्जीक्यूटिव। तो आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। तो इंटरलिंक पढ़िए दोस्तों, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, है ना, ये ध्यान रखना। तो पहले का आपको आंसर मिल गया होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों बी। तो इसमें बोला है दोस्तों डैश वर्ड ऑफ कमांड इज गिवन टू ब्रिंग द बॉडी टू आर रिलैक्स पोजीशन, यानी दोस्तों शरीर को आराम की स्थिति में लाने के लिए, यानी जब हम एक रिलैक्स होना चाहते हैं तो उस समय दोस्तों हमें कौन सी कमांड दी जाती है? आपको पता होगा दोस्तों कौन सी? आराम से। हिंदी में भी यही है दोस्तों, आराम से, है ना, आराम से। तो ये हमारा इसका भी आंसर मिल गया। तीसरा पूछा गया दोस्तों द लेंथ ऑफ पेज इन तेज चाल इन डैश इंच, यानी दोस्तों जब तेज चाल में दोस्तों जो हम कदमों की लंबाई होती है, हम चलते तेज चाल चल रहा हूँ, हाथ को पैर मान लीजिए मेरे ऐसे चल रहा हूँ, तो उसमें जो पैर उठ रहे नीचे उठ रहे उनकी जो इंच होता है कितने होते हैं वो? तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ। हमारा एक तो तेज चाल होता है जो हमारे एक सिक्वेंस ऑर्डर में होता है, तेज चाल, एक स्लो मार्च, एक होता है हमारा डबल मार्च, और एक हमारा होता है थंब में। तो इसमें मैं इस वाले क्वेश्चन से पूछ लिया और आपसे इससे पूछ सकता है, तो मैं आपको यहाँ भी बताऊंगा। तो इसका आंसर दोस्तों यही है कि द लेंथ ऑफ पेज इज तेज चाल इन डैश इंच। तो ध्यान रखना 30 इंच। इसी क्वेश्चन में पूछ लियो कि हम तेज चाल में दोस्तों 30 इंच चलते हैं। ठीक है, तेज चाल में आपसे पूछा जाए कि इसमें हाथ मूवमेंट होते हैं नहीं होते, यानी हाथ जब हम तेज चलते हैं हाथ मूव होते हैं नहीं होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। तेज चाल में दोस्तों 30 इंच हम कदम लेते हैं, हाथ मूव होते हैं। स्लो मार्च में दोस्तों हाथ मूव नहीं होते हैं दोस्तों, इसमें 30 इंच कदम लेते हैं। डबल मार्च में दोस्तों इसमें हम 40 कदम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो आप, सिंधु बॉर्डर, बाघा बॉर्डर का। और इसमें दोस्तों हाथ भी मूव होते हैं। और थंब में दोस्तों क्या होता है, हम कहीं जा रहे हैं और हमें ऑर्डर मिल गया तुरंत, तो हम उस पोजीशन में थंब हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे लिंक करके पढ़िए, तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ आपका कहीं ना कोई क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला दोस्तों इसमें आंसर नंबर 2 की बात कर ले। आंसर नंबर 2 बोला है इसमें दोस्तों व्हाट आर द 2 डिस्टिंक्ट पार्ट इन अ वर्ड ऑफ कमांड, यानी दोस्तों जो वर्ड ऑफ कमांड में कौन कौन से 2 शब्द होते हैं, कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कौन कौन से होते हैं? कोजनरी। पहला तो दोस्तों होता है कोजनरी, यानी चेतावनी। और दूसरा होता है हमारा दोस्तों एग्जीक्यूटिव, यानी दोस्तों कार्यवाही। सिंपल का दोस्तों एक एग्जाम्पल है, आप पार्लियामेंट सुना है,
हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट 3 बम्बू पर टिका है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पार्लियामेंट में जो हमारे सेशन बनते हैं वो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं, और जो पास होके दोस्तों भारत में इम्प्लीमेंट करना होता है वो एग्जीक्यूटिव मेंबर करते हैं, जिसमें पीएम होते हैं, उसके साथ यूनियन मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद यूनियन स्टेट मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद कुछ फ्रीडम मिनिस्टर भी होते हैं, है ना, जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर भी कहते हैं। तो वो क्या लॉ पास करते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों यही काम है, पूरा आपको ऐसे लिंक करके पढ़ना है, ठीक है। आंसर नंबर 3 की तो उसमें बोला है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रिल, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रिल। अब यानी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रिल आपको पता होगा कि ओनली दीज आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ड्रिल टू कंडक्ट इन एनसीसी लाइक एंड आल्सो आर्मी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 2 टाइप्स बोले तो दोस्तों पहला 2 टाइप्स, पहला होता है दोस्तों ओपन ड्रिल, ओपन ड्रिल, और दूसरा होता है दोस्तों क्लोज ड्रिल, क्लोज ड्रिल। आपसे बोला जाए कि ओपन ड्रिल कहाँ की जाती है, तो ध्यान रखना ओपन ड्रिल जो होती है कंडक्ट कराई जाती है कहाँ पर, फील्ड एरिया में, फील्ड एरिया में, यानी दोस्तों ड्यूरिंग वार टाइम, ड्यूरिंग वार टाइम। कैसे दोस्तों, हमारे जो ओपन ड्रिल होती है, ओपन ड्रिल का मतलब खुली, खुली का मतलब दोस्तों एक सीक्वेंस वाइज में इधर उधर दिखना। तो उस समय दोस्तों जो हमारे कोई फील्ड एरिया है, युद्ध वाला क्षेत्र है, उसमें सैनिक ड्रिल के रूप में तो नहीं जाएंगे फायरिंग करने, तो इधर उधर बिखरेंगे और आप इधर उधर जाएंगे तो एनिमी को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ओपन ड्रिल जो कंडक्ट की जाती है फील्ड एरिया में की जाती है ड्यूरिंग वॉर टाइम, और जो क्लोज ड्रिल जो है वो कंडक्ट की जाती है कहाँ पर, तो ध्यान रखना दोस्तों परेड ग्राउंड में, नॉट प्ले ग्राउंड, परेड ग्राउंड में। ध्यान रखना पीस एरिया में इसे कहते हैं, ड्यूरिंग पीस एरिया में, ड्यूरिंग पीस एरिया में। तो ये ध्यान रखना, आपको ऐसे क्वेश्चन आपको पुटअप करना है, ठीक है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इन चीज़ों को दोस्तों ऐसे रिलेवेंट करिए, आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना मैं दावे से कह सकता हूँ, ठीक है। आंसर नंबर दोस्तों बात कर लेते हैं, आंसर नंबर दोस्तों 4th। इसमें दोस्तों पूछा हुआ है स्टेट और ट्रू और फॉल्स का बोला है। तो इसमें दोस्तों जो पहला है उसमें ये बोला है कि जनरल सैल्यूट इज़ गिवन फ्रॉम एनबी, यानी नायब सूबेदार, टिल कैप्टन, यानी जो सलामी शस्त्र है वो नायब सूबेदार से कैप्टन की रैंक को दिया जाता है। क्या दोस्तों, कैप्टन की रैंक को दिया जाता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बताइए। तो ध्यान रखना दोस्तों, हाँ मैं मतलब कन्फ्यूज हूँ मेरी तरफ से, लेकिन मैं नहीं मानता कि नहीं जाए, क्योंकि मैंने आज तक नायब सूबेदार या कैप्टन की मतलब रैंक को मतलब वो सलामी शस्त्र नहीं दिया, तो मेरे को इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं हाँ ना में नहीं कह सकता, बट नहीं दिया था मेरी तरफ से, तो ये है। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। और सैल्यूट ध्यान रखना दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है नेशनल सैल्यूट, एक हमारा होता है दोस्तों जनरल सैल्यूट, नेशनल सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, और एक हमारा होता है सलामी शस्त्र, सलामी शस्त्र, सलामी शस्त्र। जो नेशनल सैल्यूट होता है 3 को दिया जाता है, नेशनल फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को, प्रेसिडेंट को, और दोस्तों स्टेट के गवर्नर को, यानी तीनों पहले है। स्टेट का पहला नागरिक कौन है, गवर्नर। देश का पहला नागरिक कौन है, प्रेसिडेंट। और देश का पहला झंडा मतलब वो एक एकता के रूप में है, तो इसलिए नेशनल फ्लैग। जो जनरल सैल्यूट दिया जाता है दोस्तों वो दिया जाता है जनरल, मेजर जनरल रैंक की, और उससे जो ऊपर अधिकारी होते हैं वहाँ तक। और जो सलामी शस्त्र दिया जाता है दोस्तों जो नीचे है, मेजर जनरल से नीचे है, उनको दोस्तों सलामी शस्त्र दिया जाता है ना। जो भी ऑनरेबल है, मतलब चीफ गेस्ट है, जैसे वाइस चांसलर या इस जो हमारे जो किसी मतलब यूनिवर्सिटी के है ना, सभी तमाम इनको इस जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, इन चीज़ों को क्या दोस्तों सलामी शस्त्र दिया जाता है। तो ऐसे दोस्तों इन चीज़ों को आप याद करना, ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। बी हमने अब बी का बात कर ले तो उसमें पूछा है इंस्पेक्शन टू बी डन इज़ ओपन ऑर्डर मार्च, यानी निरीक्षण जो खुली लाइन में होता है। हाँ बिल्कुल होता है। कैसे, आपको पता है जो हमारी टीम आती है दोस्तों ऐसे आती है 10-10 मतलब 9 होती है, ये है ना, ये, और एक कमांडर होता है और यहाँ पे चीफ गेस्ट होता है। तो भैया पहले जो कमांडर है वो खुली लाइन करवाता है, ये वाले बंदे आगे आ जाते हैं, ये वाले बंदे पीछे हो जाते हैं, तो इनमें गैप हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ से आएंगे तो ऐसे तो है नहीं बिल्कुल सिक्वेंस मारे, इधर उधर हिल लेती भी है, तो बिल्कुल पहले सजदाइने सच कराते हैं, उसके बाद ये खुली लाइन चलाते हैं। उसके बाद ये जो चीफ गेस्ट है वो दोस्तों इनका निरीक्षण करता है। तो हाँ बिल्कुल निरीक्षण करता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी बात कर लेते हैं दोस्तों, पीछे मुड़ कमांड टू बी गिवन ऑफ लेफ्ट फुट, यानी दोस्तों मान लीजिए पीछे मुड़ कोई कमांड जरूरी है, पैर ये पूछा गया है कि पीछे मुड़ कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है। अब मैं बोलूँ आपकी जगह पीछे की जगह आप बोलूँ बाएं मुड़, तो ध्यान रखना कोई भी कमांड हो, पीछे मुड़, आगे मुड़, बाएं मुड़, तो सभी बाएं पैर पर यानी लेफ्ट पैर पर दी जाती है, बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये तो हमने दोस्तों आपको बता दी ड्रिल का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेपन ट्रेनिंग पे जो हमारे पूछे जाते हैं। ओके, लिख लिया होगा, मिटो देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों वेपन ट्रेनिंग पर। तो ऐसी दोस्तों हमने जो 20 सर्टिफिकेट ओरिजिनल का बताया था, ऐसे ही हमने वहाँ पर भी आपको समझाया है, इनको आप लिखिए, ठीक है।
दोनों को प्रैक्टिस सॉल्व करिए वह वेपन ट्रेनिंग के बारे में, वेपन ट्रेनिंग के बारे में। ये एक बार वो गलत हो गई, ठीक है, वेपन ट्रेनिंग, ओके, जो सैन्य वो शस्त्र परीक्षण। तो इसमें दोस्तों आंसर नंबर है दोस्तों इसमें हमारा 5th। तो इसमें बोला है कि राइट एनी 2 आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर राइफल क्लीनिंग, यानी राइफल क्लीनिंग करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर इमेज दिख रही है आपको, तो मैंने दोस्तों हमारी अभी नेक्स्ट मंथ पिछले महीने दोस्तों हमारी फायरिंग हुई थी, तो मैंने फ़ोटो खींची थी ताकि आपको भी दिखाऊंगा। तो इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों से ऐसे जोड़ सकते हैं कि प्रैक्टिकली इन चीज़ों से साफ़ किया जाता है। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन कौन से आर्चिक थिंग्स होती है, तो ध्यान रखना जो होती है इसमें दोस्तों। पहला तो होता है पुल थ्रो। दूसरा होता है दोस्तों इसमें वायर गेज, यानी जो बैरल होती है उसमें तार दे के अंदर बिल्कुल उसे खींच या कपड़े से साफ करके, तो होती है हमारी दोस्तों वायर गेज। और दोस्तों पुल थ्रो होता है दोस्तों, उसमें जो हम डालते हैं, अब ऐसे तो तार एकदम चला जाएगा, भारी चीज़ के लिए अंदर जाएगा, ऐसे ही तो होता पुल थ्रो वायर गेज। तो वायर गेज का दोस्तों साइज़ जो होता है ये पूछा जाता है, तो आप लिखना साइज़ होता है दोस्तों इसका 2.5 × 1.5 इंच, ये भी आप ध्यान रखना। तीसरा है दोस्तों इसमें तेल, ओके। और चौथा है दोस्तों इसमें प्लेनेल, यानी दोस्तों चिंदी सफाई के लिए है जो किया जाता है, इसका 4.2 इंच होती है। एक पांचवा और है दोस्तों फ्लेनेल, ये ध्यान रखना, फ्लेनेल जो होती है दोस्तों, ये वाली जो होती है ये होती है चिंदी तेल लगाने के लिए। ये वाली फ्लेनेल ये होती है हमारी चिंदी सफाई के लिए, और ये होती है चिंदी तेल लगाने के लिए, चिंदी तेल लगाने के लिए। तो इसका साइज़ जो होता है पूछा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना 4.1.5 इंच, ये आपको ध्यान रखना, इतना ही है, ओके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर नंबर 6। तो इसमें दोस्तों ये फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इसमें बोला है पहला द ट्रिगर हैज़ डैश डिस्टिंक्ट प्रेशर्स, यानी दोस्तों ट्रिगर हम दबाते हैं तो उसमें कितने प्रेशर के द्वारा जो दबाते हैं उसके बाद फायर होता है, तो आपका ध्यान रखना आंसर इसमें आएगा 2, ओके। दूसरा है दोस्तों द लेंथ ऑफ .22 डिलैक्स राइफल इज डैश इंच। तो आपको पहले अब ये पूछा .22 यानी व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ .22 डिलैक्स राइफल, तो यहाँ दिखना पहला तो .22 डिलैक्स राइफल पूछ रहा है, और साथ ही अगर आपसे बोलूँ कि .22 मार्क 4 ते की बताइए मेरे को, तो ध्यान रखना डिलैक्स जो पूछ रहा है उसकी तो दोस्तों 43 इंच है, और दोस्तों जो .22 मार्क 4 ते है तो दोस्तों 45 इंच है। इसलिए दोस्तों आप इनको रिलेवेंट करके पढ़िए, कभी भूलोगे भी नहीं, इतना मैं गारंटी से कह रहा हूँ। तीसरा है दोस्तों द फुल फॉर्म ऑफ इंसास, है ना, फुल फॉर्म लिखना है इंसास की, है ना, ये ध्यान रखना, फुल फॉर्म ऑफ इंसास, तो ध्यान रखना दोस्तों इंसास की क्या होगी, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ इंसास, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपन ट्रेनिंग में, वो है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, यानी आंसर 7। तो इसमें बोला है लीवर अप क्या होता है, तो बिल्कुल आप मत समझिए, मैं कह रहा हूँ मत समझो दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे है, आप इसे जानते हो, लीवर अप को जानते हो, आप अच्छे परिचित हो इसके बारे में, ठीक है। लीवर अप आपने वार्म अप सुना है, वार्म अप यानी जब हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं वार्म अप होता है। तो दोस्तों सेम प्रोसीजर आप जब फायरिंग करते हो उस समय दोस्तों हम जब ऐसे कदम ताल में जाते हैं, और वहाँ पर जो इंस्ट्रक्ट यानी जो भी फौजी होते हैं वो PI स्टाफ होते हैं, तो वो बोलते हैं पोजीशन ले, तो उस समय हम क्या लेट जाते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं शिस्त ले, हम शिस्त लेते हैं, उसके बाद हम राइफल को अपने कंधे से लगाते हैं, सटाते हैं, फिर आंखों पे टारगेट लेके हम 4 साइड रियर साइड उस चीज़ को हम लेते हैं। तो उस समय जो भी क्रिया हो रही है देन हम फायर करते हैं, उस समय जो भी प्रोसेस होता है, क्रिया हो रही है, उसी क्या कहते हैं दोस्तों, हम लीवर अप कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और ऑन ग्राउंड जो हमने देखा है वही आपको बताया, हम करते तो है लेकिन उन चीज़ों को मतलब नहीं समझता। और ये सभी जो एक मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं, जो एक मोती है वो एक माला में क्या दोस्तों पिरोने होते हैं हमें। तो ये दोस्तों जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो दोस्तों आज हम इसको लीवर अप जो माला है, धागा है, उसमें दोस्तों आपको पिरो रहे हैं, इस जो मतलब है इसका। तो इसकी डेफिनेशन लिख दूँ मैं, फिर भी आप लिख लेना, ठीक है। ये ध्यान, फायर करने की पोजीशन में, फायर करने की
फायर करने की पोजीशन में जाए, है ना। पहले क्या बोलते हैं, फायर करने की पोजीशन में जाए, फिर बोलते हैं शिस्त ले, है ना। पहले टारगेट को देखिए, शिस्त ले, फिर बोलते हैं दोस्तों शिस्त ले और आंखें दिमाग और टारगेट में तालमेल बनाएं, और अगले आदेश का इंतज़ार करें, अगले आदेश का इंतज़ार करें। इसी प्रक्रिया को यानी इसी प्रोसेस को दोस्तों क्या कहते हैं, हम लीवर अप कहते हैं प्रोसेस को। तो राइटिंग ऐसी है दोस्तों, इस पे तो बोर्ड पे लिखने पे क्या लीवर अप कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, परिचित हो गए ना आप, अच्छे से जानते हो दोस्तों। क्या हमने आपको एक जो मोतियाँ बिखरी हुई थी दोस्तों, हमने एक माला में बना दिया आपको, तो एक माला बन गई हमारे पिक्चर के रूप में हमने देख लिया। ओके, आंसर बात कर लेते हैं दोस्तों। अब आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 दोस्तों हमारा ट्रू फॉल्स का है। तो पहला इसमें बोला है कि यानी जो द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ राइफल .22 डिलैक्स इज 10 राउंड। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका क्या होगा, नहीं दोस्तों। कितनी होती है फिर, तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारी जो नॉर्मल फायर में दोस्तों इसकी जो होती है 5 राउंड होती है ईच मिनट। अगर बोला जाए कि इसकी जो रैपिड फायर में, तो ध्यान रखना रैपिड फायर में दोस्तों 10 से 15 राउंड होता है, कितना, ईच मिनट में। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। गलत हो जाएगा पहले का। बी है दोस्तों, इसमें इफेक्टिव रेंज ऑफ राइफल .22 इज़ 25 यार्ड। यानी दोस्तों जो .22 राइफल है उसकी जो इफेक्टिव रेंज है, यानी फायर करेंगे तो कहाँ तक जा सकती है, आपको पता है 25 यार्ड। तो इसका आंसर मतलब सही हो जाएगा, ध्यान रखना। सी है दोस्तों, देयर आर 4 बेसिक एसेंशियल्स ऑफ गुड शूटिंग। यानी दोस्तों जो हम शूटिंग करते हैं, यानी फायर करने के लिए हमें 4 चीज़ आवश्यकता होती है। तो आप सोचोगे यार कैसे, आपने पढ़ा होगा व्हाट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ फायर, यानी फायर करने के सिद्धांत तो पढ़ा होगा ना आपने। तो वही है दोस्तों, हमें उसमें 3 दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 4 दे रखे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब गलत हो जाएगा। 3 होते कौन कौन से दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ। तो पहला हो जाएगा दोस्तों मजबूत पकड़। दूसरा दोस्तों टारगेट, मतलब टारगेट लगाना, है ना दोस्त, ये बोल सकते हैं हम, लक्ष्य पर लगाना, लक्ष्य पर नज़र टिकाना। और अंत में क्या होता है, लक्ष्य पर नज़र टिक गई तो ट्रिगर दबाना, लास्ट में ट्रिगर दबाना। तो दोस्तों 4 नहीं होते, 3 होते हैं, ये ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ जाएगा कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ फायर, तो 3 सिद्धांत होते हैं, आपको लिखने हैं, तो आप लिख देना, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है, अब है दोस्तों हमारा नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, लिख लिया होगा आपने तो लिख लो, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। बिल्कुल ईजिली वे में बताएंगे दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी मैं भी गारंटी लेता हूँ। और आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करिए, क्योंकि एक एक पल दोस्तों आपका यहाँ पर अच्छे से दोस्तों प्रैक्टिस सेट में लाएगा। तो प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से इनको सोल्व भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं दोस्तों नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, है ना, ये राष्ट्रीय अखंडता और जागरूकता। तो इसमें दोस्तों हम बात करेंगे अब आंसर नंबर कितना 9 पे बात करेंगे। तो इसमें बोला है राइट वेरियस प्रोग्राम एंड कंपटीशन कंडक्ट ड्यूरिंग नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। यानी दोस्तों जो हमारा NIC होता है, जो आप कर रखा होगा, जो देख रहा होगा, जिन्होंने कर रखा होगा, तो आप अच्छे से जानते हो क्या क्या एक्टिविटी होती है। ये होता है हमारा दोस्तों नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। राष्ट्रीय स्तर का मतलब कि इसमें जो सभी भारत में जितने भी 28 देश है, उसमें जो 8 यूनियन टेरिटरी है, पहले तो 9 थी दोस्तों, अब जो दादर नगर हवेली और जो दमन द्वीप है 1 हो गई है। तो जो भी मतलब यहाँ के जो लोग हैं, कैडेट्स हैं, मतलब जो कैडेट्स हैं यहाँ पर दोस्तों एक पर्टिकुलर जगह पर कहीं भी ऑर्गेनाइज होता है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जो हर एक कल्चर्स का बंदा आता है और अपनी वहाँ पर
जो भी परफॉर्मेंस है करता है। बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन कोई रगड़ा या वैसी चीज़ नहीं होती, बल्कि आपस में एक एकता का भाव वहाँ पर अवेयरनेस फैलाता है कि हमारे राज्य में ये हो रहा है, आप ये कर सकते हो, हमारे राज्य में कल्चर ऐसा होता है, डांस होता है, आप ऐसे कर सकते हो। तो यानी एक दूसरे को इस कैंप पर दोस्तों हम सीखते हैं। इसी कैंप सीखने के लिए इन चीज़ों में कंडक्ट कराई जाती है। तो कौन कौन से प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाते हैं तो आप लिख लो यहाँ पर। तो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो पहला है दोस्तों कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम। दूसरा है दोस्तों अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम है ना। पहला कल्चर यानी सांस्कृतिक प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम यानी जागरूक प्रोग्राम। कल्चर का दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई पंजाब है, पंजाब में गिद्दा होता है और केरल में कथकली होता है, वो कुचिपुड़ी। तो भैया आपस में दोनों जो वहाँ के कैडेट्स गर्ल्स या बॉयज़, और ध्यान रखना कंबाइंड होता है गर्ल्स और बॉयज़ का, है ना। तो कल्चर प्रोग्राम में दोस्तों इन चीज़ों को अगर आपस में एक दूसरे कल्चर को पहनेंगे, और ऐसा ही हमेशा होता है जब कैंप होता है ना, ऐसा नहीं कि अगर कथकली केरल वाले कई लड़कियों को आता है, लड़कों को आता है, तो वो दूसरे स्टेट के करेंगे उनका डांस, और जो केरल वाले हैं कहीं गिद्दा पंजाब करेंगे। तो आपस में मतलब एक संजोए या जोड़ता हूँ, कोऑर्डिनेट करता हूँ उन चीज़ों को। अवेयरनेस प्रोग्राम भी होता है किसी चीज़ में, जैसे साक्षरता अगर बढ़ानी है तो जो राजस्थान में पोपिट्स जो है उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो इन चीज़ों को दोस्तों यहाँ देखते हैं हम। उसके बाद आता है क्विज कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन यहाँ भी कराए जाते हैं, हर स्टेट के क्वेश्चन होते हैं जीके के। अगला है दोस्तों डेमोस्ट्रेशंस, क्या दोस्तों, डेमोस्ट्रेशन ऑन नेशनल यूनिटी, ऑन नेशनल यूनिटी, यानी हिंदी में दोस्तों इसका राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन। तो यहाँ पर ये सभी तमाम चीज़ें एनआईसी में ये कंडक्ट कराई जाती है। ओके, ये ध्यान रखना। अगला बात करें तो दोस्तों आंसर नंबर 10, अब इसमें लिखा हुआ है दोस्तों वाई नेशनल इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट्स फॉर प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन, यानी जो किसी भी देश की प्रगति के लिए जो राष्ट्रीय एकीकरण का जरूरी होना क्यों है, यानी जो हम नेशनल इंटीग्रेशन कराते हैं वो क्यों कराते हैं, उन किन चीज़ों से कराते हैं ताकि जो नेशनल इंटीग्रेशन के भाव हो सके। तो आपको लिखना है अपने व्यू पर हम क्यों कराए जाते हैं, कि आपको पता होगा इससे हमारा जो होगा एक कल्चर बना रहेगा, एक दूसरे के सामने इमेज बड़ी रहेगी, और एक अपनी जो भाषा है उसको बढ़ावा देंगे, तो काफ़ी एक विश्व में भी चर्चा के विषय बन जाएगा। तो क्या क्या करा, मतलब क्यों हमें राष्ट्रीय जो नेशनल इंटीग्रेशन है इसकी क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला है दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इन देश की क्या दोस्तों यहाँ लिख लीजिए, देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बनाना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाना। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, मैंने आपको बताया था हमारे लेक्चर में, जो संप्रभुता वर्ड है दोस्तों किसका है और किसकी बुक से लिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको पता हो तो जरूर बताना दोस्तों। दूसरा है दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड हार्मनी, यानी शांति और जो सौहार्द बनाना, शांति और नुकसान बनाने, या शांति और सौहार्दपूर्ण बनाने, किसी चीज़ को मतलब एक नुकसान ना सही वे से हम करके बनाते हैं उन चीज़ों को, ईजी बनाना। ओके, ध्यान रखना। तीसरा है दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, यानी देश की प्रगति का विकास, देश की प्रगति का विकास, ये ध्यान रखना। चौथा पॉइंट है दोस्तों इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, यानी गरीबी और असाक्षरता को हटाना, गरीबी व असाक्षरता को हटाना, ये ध्यान रखना। पांचवा है दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ ऑफ ऑर्डर, यानी आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, आंतरिक व्यवस्था वह कानून व्यवस्था को बनाए रखना। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का मतलब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कोई भी मतलब व्यक्ति है, उनके द्वारा कोई एक भगवान या उन चीज़ों को मनाया जाता है, तो उनमें जो भी आंतरिक है, देश के अंदर जो भी व्यवस्था है, सिस्टम है, उसको बनाए रखना, और कानून व्यवस्था यानी जो लॉ मेंटेन बनाए गए हैं पब्लिक उनको लिए चलाने के लिए, तो उनको बनाए रखना, है ना, ये होता है इनका काम। छठा है दोस्तों बात करें तो कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, यानी सांस्कृतिक धार्मिक विकास, सांस्कृतिक एवं धार्मिक
धार्मिक विकास। सातवां है दोस्तों इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी आर्थिक और औद्योगिक विकास। क्या दोस्तों? आर्थिक एवं औद्योगिक विकास, ये आप ध्यान रखना। ओके। आठवां पॉइंट है दोस्तों अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना। वह आयात व निर्यात को बढ़ावा देना। वह आयात व निर्यात को बढ़ावा देना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डाउट हो रहा होगा कि जो विदेशी जो निवेशक है मतलब उनको कैसे मतलब बेनिफिट होता है और हमें भी कैसे इनसे बेनिफिट होता है। तो आपको मैं बता दूं, तो देखिए कि जो हमारा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना कैसे। मान लीजिए कि भारत में कोई एक पर्टिकुलर जगह पर कोई, जैसे मान लीजिए सारनाथ है, वहाँ पर तमाम जो दुकानें होती है, चीज़ें कुछ भी मतलब वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस समय जो रिलीजियस जो भी मतलब एक प्रोप्स होते हैं, है ना, जो रिलीजियस प्रोप्स होती है, साथ ही में जो विदेशी तत्व आएंगे, जो फॉरेन आएंगे, उन चीज़ों को खरीदेंगे तो भैया उन चीज़ों को अपनी जो डॉलर है वो भारत में जो चेंज कराते आते हैं वैसे तो रुपए में, तो उन चीज़ों को खरीदेंगे। ऐसे में भारत की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी और ऐसे में दोस्तों उनकी जो पाउंड खरीदे वो एक्सचेंज हुए, उनको कुछ सामान खरीदा है तो उनको उन्हीं रूप में हम वापसी दे देंगे, तो हमारा इसमें जो एक्सपोर्ट है डॉलर के रूप में जो वो होता है व्यापार, तो वो हमारा बच जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप ऐसे जोड़ के देखिए, इसलिए हमें दोस्तों इनका फ़ायदा होता है। नौवां है दोस्तों एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी नो हाउ कल्चर यानी तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान। क्या दोस्तों? तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान लिख लेना दोस्तों, थोड़ी राइटिंग ऐसी हो रही है ऊपर नीचे यहाँ पर। ठीक है, अगला है दोस्तों लास्ट है हमारा डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ नेशन यानी देश की इज्जत और आत्मसम्मान बढ़ाना। क्या दोस्तों? देश की इज्जत वह आत्मसम्मान बढ़ाना, वह आत्मसम्मान बढ़ाना। तो ये मतलब इन चीज़ों कराई जाती है और आपको क्वेश्चन यही है कि देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण क्यों महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों के लिए हमें महत्वपूर्ण, हम इन चीज़ों को लेकर आते हैं ताकि अगर इनका विकास होगा तो भारत एक नेशनल इंटीग्रेशन अच्छा बना रहेगा और भारत की जो इमेज है पूरे विश्व में भी कायम रहेगी। ठीक है, यहाँ मिटो देता हूँ दोस्तों, मैं आपने लिख लिया होगा अच्छे से। ठीक है, अगला बात करेंगे दोस्तों ऐसी ही वीडियो में दोस्तों हम अच्छे इन चीज़ों को दोस्तों लिंक करके पढ़िए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, अपने तमाम साथियों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो। ठीक है, जो पैटर्न कैसा रहता है। ओके, आंसर नंबर दोस्तों बात कर ले तो आंसर नंबर 11 है। इसमें दोस्तों पूछा है कि नेम एनी 5 गैलेंट्री अवार्ड्स गिवन इन इंडिया यानी जो भारत में जो गैलेंट्री अवार्ड है यानी जो वीरता पुरस्कार है वो कौन कौन से हैं। अगर आपको समझना है दोस्तों गैलेंट्री, यहाँ तो गैलेंट्री पूछ लिया और आपसे पूछ लिया कि राइट द 5 जो अवार्ड ऑफ नॉन गैलेंट्री, तो अगर आपने पूछ लिया तो दोस्तों अगर समझना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने जो हमारे चैप्टर है आर्म फोर्स का उसमें बता रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर सर्च करना है तो सर्च ये करिए दोस्तों नेशनल गैलेंट्री एंड नॉन गैलेंट्री अवार्ड इन एनसीसी, तो आपको वीडियो में जहाँ पर प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर दिख जाएगा 1-2 नंबर पे, तो आप जाके देख लेना। तो इसमें ये बोला है कि जो गैलेंट्री अवार्ड है कौन कौन से जो दिए जाते हैं गैलेंट्री अवार्ड में, तो ध्यान रखना। एक तो पहला परमवीर चक्र, दूसरा है दोस्तों शौर्य चक्र, तीसरा है दोस्तों महावीर चक्र, चौथा है दोस्तों अशोक चक्र, पांचवा है दोस्तों कीर्ति चक्र। एक और है दोस्तों जो पर्टिकुलरली एक प्रेसिडेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया था, बल्कि जो एक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है उनके ही द्वारा दोस्तों जो वहाँ उस समय जो वहाँ के आर्मी मैन है यानी जो भी सैनिक है वो एक उनका जो भी एक अच्छा डिसिप्लिन है उनके तौर पर उन्हें वो मेडल दिए जाते हैं। तो होता है वो सेवा मेडल, वो तीनों विंग के लिए होते हैं, ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल बोलूँ कि जो भारत के प्रथम जो आर्मी ऑफिसर्स है वो जनरल मनोज मुकुंद नारायण, तो उनके पीछे दोस्तों ये लगाते हैं VSM या YSM
यानी विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल, तो ये होते हैं। इन चीज़ों को आप ऐसे ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन ये था। अब हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों अगला है आंसर नंबर दोस्तों 12। तो इसमें ये बोला है कि हाउ कैन यूथ ऑफ एनसीसी कैडेट कंट्रीब्यूट टू नेशनल बिल्डिंग, यानी दोस्तों राष्ट्र निर्माण में जो युवा पीढ़ी को एनसीसी यानी युवा पीढ़ी जो एनसीसी कैडेट कैसे योगदान करती है राष्ट्र निर्माण में। तो आप बता सकते हैं कैसे कर सकती है, कुछ चीज़ करके, मतलब आपको पता होगा जैसे यमुना में जो अभी मतलब गंदा पानी, तो वहाँ की आसपास की सफाई के लिए गर्ल्स और एनसीसी जो बॉयज़ है, एनसीसी गर्ल्स और बॉयज़, उनके द्वारा मतलब वहाँ पर चीज़ें मतलब कर रहे हो, साफ़ सफाई भी कर रहे हैं, तो उनका एक राष्ट्र निर्माण में तो योगदान है। तो यही चीज़ लिखनी है दोस्तों आपको। तो राष्ट्र निर्माण में दोस्तों इन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखना। ओके, तो पहला है दोस्तों क्या, एक तो प्रौढ़ शिक्षा में मदद। क्या दोस्तों, प्रौढ़ शिक्षा में मदद। प्रौढ़ का मतलब होता है दोस्तों एडल्ट, जैसे मैं हूँ एडल्ट, और जो एक मेरा व्यक्ति मतलब दोस्त है, कोई मान लीजिए जो मतलब वो समझ नहीं है किसी बात की जानकारी पर है, एडल्ट है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं उसे एडल्ट मतलब एक एडल्ट को शिक्षित करेगा। तो वो होता है दोस्तों पहला राष्ट्र निर्माण में, जो एनसीसी में मतलब कराते हैं इन चीज़ों को, जो एनसीसी में कंडक्ट होती है एक राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका। दूसरा है दोस्तों सोशल सर्विस एक्टिविटी, यानी सामाजिक सेवा मदद। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया उसका, यमुना वाला, सामाजिक सेवा मदद, सामाजिक सेवा में मदद, या ध्यान रखना। तीसरा दोस्तों बात करें तो प्रमोटिंग द नेशनल लैंग्वेज, यानी राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देना। तो इससे मतलब यही लगता है दोस्तों अपनी जो नेशनल लैंग्वेज को बढ़ावा देना। हम दोस्तों अपने वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ दोस्तों वेस्टर्न कल्चर को अपनाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करो, क्योंकि इनके बिना तो विकास नहीं हो सकता। तो मतलब अपनाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी लैंग्वेज को भूल जाओ, कि आप जो भी ऑफिशियल वर्क कर रहे हो इंग्लिश या कोई फ्रेंच लैंग्वेज में कर रहे हो, क्यों भैया, अपनी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज है उनमें यूज़ करो। अदर देश तो कोई भी हो, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, उनमें दोस्तों अपनी हिंदी लैंग्वेज को तो वहाँ यूज़ नहीं लेते, लेकिन पर्टिकुलरली जो वहाँ लोग रहते हैं वो एक दो बोल लेते हैं, तो वहाँ उनका जो ऑफिशियल वर्क है वो तो अपनी लैंग्वेज में होता है। तो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज जो वर्क है इसमें होना चाहिए। हाँ, अगर हमें सीखना है किसी जो भारत में या कोई इंडस्ट्री आ रही है, तो उनकी जो लैंग्वेज को सीख के हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाओ मत, इतना भी नहीं अपनाओ कि अपनी कल्चर को भूल जाओ, ठीक है। और ध्यान रखना सेकंड जो लार्जेस्ट अपनी जो हिंदी लैंग्वेज है बोली जाती है, और कुछ समय दोस्तों पहली भी आती है, वो बोली जाएगी पहली। तो पहली दोस्तों अभी तो बोली जा रही है मंडारिन, जो चीन की है, ध्यान रखना है ना। और भारत की 10 में से दोस्तों 3 है, पहली मतलब पहली तो दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों हिंदी, उसके बाद दोस्तों पंजाबी आती है, और एक आती है दोस्तों तेलुगु, ये ध्यान रखना। चौथा पॉइंट है दोस्तों इसमें बात करें तो है इसमें ट्रीटिंग ऑल ह्यूमन बीइंग एज इक्वल, यानी कोई भी जो व्यक्ति है उसको ट्रीट करना है यार, हर चीज़ में, चाहे पिटाई में मारो या उसको सहायता दो, हर चीज़ में दोस्तों इक्वल देना है। ऐसा नहीं कि अमीर है तो उसको मत मारो, है ना, ऐसे तो इक्वल देना, मतलब सभी नागरिक से एक समान बर्ताव, सभी नागरिक से एक समान बर्ताव, एक समान बर्ताव, ये ध्यान रखना। पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों उसमें है रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, यानी सभी धार्मिक स्थलों की इज्जत करना, सभी धार्मिक स्थलों की इज्जत करना, सभी धार्मिक स्थलों की इज्जत करना। तो ये दोस्तों जो एनसीसी वाले हैं मतलब नेशनल जो राष्ट्रीय निर्माण में इनकी भूमिका ऐसे रहती है, तो आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें इतना ही है दोस्तों। आज हम जो हमने 12 क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन तो हमने बता दिया दोस्तों, एक क्वेश्चन और है हमारा, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटो दिया तो आप लिखना होगा ढंग से, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों चीज़ें पूछी जाती है, ये काफ़ी जो लेंदी पार्ट होते हैं नेशनल इंटीग्रेशन और लीडरशिप का, ठीक है। इसमें अपने ही थॉट लिखना पड़ता है कि हम समाज को लेकर क्या सोचते हैं। आंसर नंबर है दोस्तों 13, इसमें बोला है दोस्तों राइट एनी 5 फैक्टर विच अफेक्टिव नेशनल इंटीग्रेशन एडवर्सली, यानी दोस्तों जो राष्ट्रीय एकता में अभी तो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय एकता में कौन कौन से जो है जोड़ने वाली बात करते हैं, तो एनआईसी आपको बता दिया। तो ऐसे कौन कौन सी राष्ट्रीय एकता में जो बाधाएं पहुंचाते हैं, कौन कौन से तत्व है, एलिमेंट है, तो वो आपको बताना है। तो इन पर दोस्तों मैंने ट्रिक बना रखी है, आप ट्रिक में जाइए। तो यानी जो नेशनल इंटीग्रेशन में बाधाएं पहुंचाते हैं उन पर दोस्तों ट्रिक बना रखी है, ट्रिक प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में है एनसीसी की 19-20 हमने ट्रिक बना रखी है। तो हर टॉपिक पर दोस्तों काफ़ी जो एफसीबीसी मैप रीडिंग है तो काफ़ी उनको कवर कर रहा है,
चाहे दोस्तों वेपन ट्रेनिंग, राइफल के पार्ट याद करने की हो, सेक्शन फॉर्मेशन, है ना, सभी पर दोस्तों, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। तो तीसरा 13वें का दोस्तों यही है कि कौन कौन सी चीज़ें मतलब दोस्तों जो एक एडवर्सली के रूप में या एंट्रेंस के रूप में या ऑब्स्टिकल के रूप में नेशनल इंटीग्रेशन को तोड़ती है। तो ध्यान रखना, पहला है कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता। क्या दोस्तों? सांप्रदायिकता। पहला सांप्रदायिकता बताऊंगा दोस्तों, मतलब एक पहले लिखन दो मेरे को, सांप्रदायिकता। दूसरा है दोस्तों लैंग्वेजिज्म, क्योंकि अगर मतलब नहीं समझोगे ना और आपके कहीं और ऑफिसर जा रहे हो तो इन चीज़ों को दोस्तों यूज़ करते हैं कि आप सांप्रदायिकता क्या समझते हो, तो आप कैसे बताओगे उस समय। तो छोटी सी लैंग्वेज है, ध्यान रखना इन चीज़ों को, काफ़ी एक विस्तार का रूप में हम पूरे सोसाइटी के बारे में बता देता है। लैंग्वेज में मतलब दोस्तों होता है भाषावाद, भाषावाद। सी है दोस्तों है रिलीजियज्म, है ना, रिलीजियम, रीजियम यानी इसका मतलब होता है क्षेत्रवाद। डी है दोस्तों, उसमें है कास्टिज्म। तो इनकी ट्रिक बनी हुई, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी इजीली मैंने समझाया आपको ट्रिक याद करने के लिए। मतलब इन सभी जो एलिमेंट्स हैं कैसे जो नेशनल इंटीग्रेशन में एक एडवर्सरी के रूप में आते हैं, ठीक है। ई है दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी यानी दोस्तों राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। अगला है दोस्तों इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता। अगला है दोस्तों फॉरगन एलिमेंट्स, फॉरगन एलिमेंट। फॉरगन एलिमेंट्स यानी दोस्तों जो हमारे विदेशी तत्व होते हैं। अब एक एक मतलब समझ लेते हैं। ये तो ध्यान रखना दोस्तों, नेशनल इंटीग्रेशन में दोस्तों बाधा है, यानी जो एडवर्सरी के रूप में हमारे सामने आता है जो, और राष्ट्रीय एकता को, भारत को एक अच्छा ना बनाने के लिए दोस्तों, जो बुरा बनाने के लिए इन जो ये सब दोस्तों शामिल होते हैं। तो एक एक मतलब समझते हैं। कम्युनलिज्म का मतलब दोस्तों सांप्रदायिकता। मान लीजिए कोई एक ये समुदाय वाला है और ये मतलब दूसरा है दोस्तों ये, तो इसकी संस्कृति अलग है, इसकी संस्कृति अलग है। भैया एक दिन बोल रहा है कि ए वाले की तेरी संस्कृति बड़ी गंदी है, बी वाला बोलता है भैया तेरी गंदी है, तो आपस में विवाद हो जाता है। तो एक दूसरे को कल्चर के लिए सांप्रदाय यानी ग्रुप ऑफ पीपल के रूप में दोस्तों आपस में लड़ रहे थे, वो सांप्रदायिकता होती है। भाषावाद दोस्तों, मान लीजिए कि ये बंदा तेलुगु बोलता है और ये भैया तमिल बोलता है। तेलुगु वाले तमिल वाले की तारीफ करी, लेकिन इसकी लैंग्वेज तमिल वाला लैंग्वेज वाले की नहीं जानता था, तो भैया तेलुगु वाले ने तमिल वाले की तो तारीफ करी, अब भैया तमिल वाला तेलुगु बोल रहा कि मेरे को गाली दे रहा है। तो आपस में क्या लड़ाई हो जाती है? क्षेत्रवाद। किसी समस्या को लेकर कुछ भी हो सकता है। जातिवाद आप कास्टिज्म समझ सकते हो, है ना, कैसे विवाद होते हैं। राजनीतिक दल कई बार दोस्तों ऐसे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ बने हैं वो उनका जो हमारे एक नागरिक के लिए बने हैं दोस्तों, उनका फ़ायदा उठा के वो एक बाधा के रूप में बताए, जैसे वोट बैंक के रूप में हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। वो कैसे फ़ायदा उठाते हैं इन चीज़ों का, वो रूल नहीं मानते फिर जब वोट बैंक होता है तो, है ना, कोई कंडक्ट नहीं है, सब कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब। अगला दोस्तों आर्थिक इनइक्वालिटी। आर्थिक इनइक्वालिटी का एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे इस पैंडेमिक में दोस्तों हमें पता है कि गरीब को तो काफ़ी इफेक्टिव हुआ, और एक जहाँ मतलब इनको अपनी जो प्राण भी त्यागने पड़े, और जो अमीर है तो वो तो ऐसी स्टेटस बना रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं आई है, उनको लॉस हुआ भी नहीं है। इतना अमीर होता है, अगर थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, उनका काम नहीं चलेगा, तो काफ़ी उनको वो चीज़ मिली है। तो ऐसे में दोस्तों तंगी आई, और तंगी आई तो दोस्तों आर्थिक असमानता आई, आर्थिक असमानता आई तो भैया विवाद होगा कि हमें नौकरी दो, फिर जो इस समय ट्रेंड में चल रहा है मोदी रोजगार दो, तो है ना, इन चीज़ों को मत फिर आर्थिक व्यवस्था होगी, फिर ऊपर नीचे जो खाई है उनका, जो अमीर और गरीब में दोस्तों चौड़ी खाई का अंतर होगा, है ना, नालियाँ चौड़ी हो जाएगी इन चीज़ों के बीच में, आपस में चौड़ियाँ नालियाँ। अगला दोस्तों फॉरगन एलिमेंट यानी जो विदेशी तत्व। विदेशी तत्व का मतलब दोस्तों जो हमारे ले सकते हैं हम फॉरगन एलिमेंट्स, तो सभी तमाम जो विदेशी तत्व है दोस्तों, जो इंड्रेंस यानी जो एडवर्सरी के रूप में दोस्तों नेशनल इंटीग्रेशन को तोड़ते हैं, यानी भारत की जो राष्ट्रीय अखंडता को तोड़ते हैं, बनाने नहीं देते हैं, तो इन सभी को दोस्तों ये चीज़ों में शामिल करते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं। कल हम बात करेंगे दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। ठीक है, आराम से चर्चा करेंगे, जैसे हमने आपको इस फर्स्ट सेशन में पार्ट नंबर 1 में आपको बताया है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो ना, प्लीज़ अपना सुझाव इस कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मैंने जो पढ़ाया कैसे अच्छा लगा या समझाया। ठीक है ना, और अपने सभी तमाम जो आपके एनसीसी कैडेट बी और सी वाले दोस्तों सभी को शेयर करें, ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सके, लाभ ले सके, और दोस्तों को कैसा पैटर्न रहता है वो सभी। अगर आपको PDF जो भी नोट्स अपडेट चाहिए तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, और मुझे इंस्टा फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर अपडेट करते हैं सारी चीज़। ठीक है, आपको अपडेट भी होते रहेंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ ऐसा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। जो भी पहली बार चैनल को देख रहा है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।